The city. The lifestyle here is so different. The hustle. But I had to take this step. I had to take this step for myself. वेलकम टू द कस्टम टॉक्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है एलसी। एलसी का मतलब है लेटर ऑफ क्रेडिट। इस वीडियो में हम एलसी के बहुत सारे टाइप्स और बैंक के कुछ छुपे हुए राज जानेंगे जो बहुत ही कम लोगों को पता है। ये वीडियोस पार्ट में आएंगे जिसमें हम पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एलसी है क्या, उसके प्रोसेस और कुछ यूनिक टर्म्स, और दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एलसीज, जिसके 8 टाइप्स है। एकदम डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं एलसी है क्या। एलसी को लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये एक डायरेक्ट अंडरटेकिंग है बैंक की तरफ से। किसकी बैंक की तरफ से? इंपोर्टर की बैंक की तरफ से, जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो इंपोर्टर गुड्स मंगाता है और वो अपने बैंक के पास जाता है, कहता है कि भाई तुम एक्सपोर्टर को मेरी तरफ से पैसा दे दो। तो इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए एक एलसी जारी होता है, यानी कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले पूरा एकदम प्रोसेस हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस में ये होता है कि एक इंपोर्टर और एक एक्सपोर्टर आमने सामने आके मीटिंग करते हैं, जिसमें वो सारे टर्म्स डिस्कस करते हैं, जिसमें सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पैकिंग लिस्ट, प्रोफार्मा इनवॉइस, सारी एक माइन्यूट डिटेल्स वो डिस्कस करते हैं। अब जब सब कुछ मीटिंग डिस्कस हो चुकी है तो इंपोर्टर यानी कि बायर वो अपने बैंक जाएगा, जिसे कहते हैं इशूइंग बैंक। वो कहेगा कि भाई मुझे एक एलसी जनरेट करवानी है, ये सब डिटेल्स है, आप एलसी जनरेट करके दो। अब एलसी जारी हो चुका है। अब इशूइंग बैंक सेलर को ऐसे डायरेक्टली एलसी नहीं भेज सकता है कि भाई ये लो एलसी, तुम डॉक्यूमेंट सबमिट करो और अपने पैसे ले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इशूइंग बैंक सेलर को एक प्री एडवाइस भेजेगी। प्री एडवाइस बेसिकली एक अर्ली सिग्नल है कि भाई एलसी इशू हो चुका है, अब तुम अपनी एक्सपोर्ट की तैयारी करो, जो भी उससे गुड्स पे एक्सपोर्ट पे ले जाना है, वेयर हाउसिंग करानी है, जो भी करो, अब तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो एलसी उसको सेलर को सेंड कर दी जाएगी। अब अगर कोई इशू है एलसी में, अगर सेलर को लगता है कि एलसी में कुछ ऐसा कंडीशन आ गया है जो डिस्कस नहीं हुआ था सेलर और बायर के बीच में, तो वो सेलर और बायर कांटेक्ट करेंगे और उस कंडीशन को अमेंड करेंगे। तो आप सब बहुत ही ध्यान से ये सोचिएगा कि अगर कोई भी माइन्यूट से गलती अगर एलसी में होती है तो पैसे और प्रॉब्लम्स और इंपोर्टर को गुड्स लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सब कुछ बेसिकली सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लीजिएगा। अब इशूइंग बैंक सेलर के एरिया में एक एडवाइजिंग बैंक ढूंढेगी, और या फिर बेसिकली सेलर भी ऑप्ट कर सकता है कि ये बैंक है, मुझे इससे एडवाइस भी करवाना है, नेगोशिएट करवाना है और कंफर्म भी करवाना है। ये डिपेंड करता है सेलर और बायर पर। अब कहानी में है ट्विस्ट। अगर एडवाइजिंग बैंक, जो कि एक कंफर्मिंग बैंक भी बन सकता है, उसे कंफर्मिंग बैंक बनने के लिए पहले ये करना होगा कि भाई इशूइंग बैंक की तरफ से हम आपको पैसा दे देंगे, पर आपको डॉक्यूमेंट्स हमें ला के देना होगा, और वो डॉक्यूमेंट प्रिसाइज होंगे, मीन्स करेक्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर कंफर्मिंग बैंक ये कह देती है कि हाँ भाई हम आपको पेमेंट दे देंगे, तो ऐसा कर सकती है, उनके पास राइट है ऐसा करने का, बिकॉज दे आर ऑब्लिगेटेड टू पे यू। सो तो होगा क्या, कंफर्मिंग बैंक एक लेटर ड्राफ्ट करेंगे इशूइंग बैंक को कि हम आपकी तरफ से पैसा पे कर देंगे, जब जैसे ही बायर आपको बैंक में आपके पैसे क्रेडिट कर देगा, आप हमें रीइंबर्स कर दीजिएगा। वो एक डिफरेंट पार्ट है एलसी का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे टाइप्स ऑफ एलसी के साथ। तो अगर अभी आपको सब कुछ बता दिया जाएगा तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो जैसे ही कंफर्मिंग बैंक एलसी कंफर्म कर लेती है कि हाँ हम पैसे दे देंगे, आप बस हमें डॉक्यूमेंट्स ला के दीजिए। अब सेलर जैसी बिल ऑफ लेडिंग, यानी कि पोर्ट से गुड्स शिप पे लोड हो चुके हैं और शिप रवाना हो चुका है, तब एक बिल ऑफ लेडिंग
मिलती है एक्सपोर्टर को, और वो सारे प्रिसाइज डॉक्यूमेंट जो भी एक्सपोर्ट करने में लगते हैं, और या फिर जो भी बायर की कंडीशंस हो एक्सपोर्ट करते वक्त कि मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को जमा करने पड़ेंगे। अब कुछ कुछ बहुत ही एक यूनिक लोग ये सोचते हैं कि वो कंडीशन डाल देते हैं एलसी में एज अ रेफरेंस, कि जैसे कि अगर गुड क्वालिटी या पैकेजिंग के नहीं होंगे तो वो इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। मीन्स क्या, वो जब तक अच्छे क्वालिटी के गुड्स एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे सेलर को पैसा नहीं दिया जाएगा। बट बैंक ऐसा नहीं सोचती है। Bank only deals with the documents. They don't care about how your product is and how the goods are. अगर एक इम्पोर्टर चाहे कि वो एलसी में ऐसा कंडीशन डाले, तो एज अ रेफरेंस एक वर्ड स्पेसिफाई यूज़ करके उसे आखिरी पेज पे डालना पड़ेगा कि हाँ जब तक गुड्स ऐसे ऐसे होने चाहिए, क्योंकि एक प्रिसाइज कंडीशन फुलफिल की जा रही है दोनों रिलेशनशिप बिजनेस मैनेजमेंट में, तो इस बहुत सी छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। अब जैसे ही एक्सपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, वो जाएगा कंफर्मिंग बैंक के पास। कंफर्मिंग बैंक चेक करेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स एलसी कंडीशंस के मुताबिक है। अगर हाँ तो तुरंत ही सेलर को पेमेंट कर देगा। और एलसी में कुछ टाइमलाइन भी दी जाती है कि तुम इतने दिन में एक्सपोर्टर को अपने डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं। और अगर बेसिकली नहीं दी जाती है तो मेनली 21 डेज एक टाइमिंग होती है कि 21 डेज के अंदर अगर सेलर डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग बैंक में जमा नहीं करता है तो वह एलसी एक्सपायर हो जाएगी। तो ये एक की पॉइंट है कि कोई भी एक्सपोर्टर एलसी की डेडलाइन से पहले ही डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग बैंक में जमा कर दे। जैसे ही पेमेंट हो चुका है, अब कंफर्मिंग बैंक इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स भेजेगी। वो चाहे तो कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं या उनके कोई कुछ स्विफ्ट MTR 700 ऐसे टाइप के बेसिक कोड रहते हैं जिससे बैंक्स आपस में डील करती है डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के लिए। ये एक अलग पार्ट है, तो इस पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना। अब जैसे ही इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उनको पता लगता है कि कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, पर कंफर्मिंग बैंक ने तो पैसा दे दिया है, अब क्या। तो अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि बैंक अब सेलर से डायरेक्ट पैसा ले लेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है। पर नहीं, कंफर्मिंग बैंक बाद में पैसा नहीं ले सकती है सेलर से। वो भले ही क्योंकि वो भले ही डॉक्यूमेंट्स विदाउट रिकोर्स हो जाए, कंफर्मिंग बैंक सेलर से दोबारा पैसा नहीं लेगी, क्योंकि कंडीशन में ये लिखा था कि इशूइंग बैंक ने जो भी जैसे भी टर्म्स दिए थे उसके मुताबिक ही कंफर्मिंग बैंक ने अपना डील किया है। अब पैसा रिकवर करने की बात सीधा इशूइंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक में होगी, वो आपस में डील करेंगे। तो बेसिकली जो ये 4 से 5 बैंक बीच में आ रहे हैं डील करते वक्त सेलर और इम्पोर्टर के बीच में, तो इन सब बैंक के चार्जेस मेनली काफ़ी महंगे होते हैं। तो इन सब के चार्जेस आप पहले ही डिस्कस कर लीजिए सेलर के साथ, मीन्स कि इम्पोर्टर के साथ, कि इन सब बैंक का पेमेंट कौन करेगा। बेसिकली तो बेनिफिशियरी यानी कि सेलर को ही करने पड़ते हैं, पर अगर आपके इम्पोर्टर के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस है तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे नेगोशिएट करते हैं। पर जैसे एक सिनेरियो समझते हैं कि कंफर्मिंग बैंक सेलर को पैसा दे रही है, तो अब कंफर्मिंग बैंक डायरेक्ट अपना खर्चा उस सेलर के पैसे से नहीं ले सकती है, वो एक अलग पार्ट है। बेनिफिशियरी डायरेक्ट इशूइंग बैंक से डील करेगा कि जो जितने भी बैंक या जो भी का खर्चा हुआ है मैं डायरेक्ट तुम्हें इशूइंग बैंक को दे दूंगा, तुम इशूइंग बैंक जितने भी बैंक हैं उन सबको पैसा बाद में ट्रांसफ़र करना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं डील करूंगा तुम्हारे साथ इशूइंग बैंक के साथ। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि एलसी में बायर ने एक कंडीशन डाली है कि डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट तुम करोगे वो ओरिजिनल कॉपी मुझे कुरियर चाहिए। पर बस इम्पोर्टर ने यही कहा है कि तुम डॉक्यूमेंट्स कुरियर करोगे, जो कुरियर करने के डॉक्यूमेंट्स मिलता है उसको तुम बैंक में सबमिट नहीं करोगे। तो सेलर को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रिसाइज डॉक्यूमेंट एलसी में मांगे गए हैं
उन्हीं से डील करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो एक डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज इन्वॉल्व हो रहे हैं जो एलसी के टर्म्स और कंडीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी एलसीज में प्रिसाइज डॉक्यूमेंट, नॉलेज और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन्हीं मुताबिक सेलर को डील करने चाहिए, क्योंकि कोई सी अगर एक छोटी प्रॉब्लम भी एलसीज को डिसकंडीशन और कैंसिल करवा सकती है। तो कैंसिल से एक शब्द ये आया है कि जैसी डीलिंग्स हो चुकी है, पेमेंट हो चुके हैं, एलसी को कैंसिल करवाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एलसी ऑन रहेगा सेलर कोई से भी बैंक से पैसा ले सकता है। तो याद रहे इंपोर्टर को कि गुड्स रिसीव होने के बाद, सेलर को पेमेंट होने के बाद एलसी को कैंसिल या एक्सपायर्ड करवाना होगा। और अगर बीच में यही एक शब्द आता है कि डील कर रही है सेलर और बैंक, कंफर्मिंग बैंक कुछ डील कर रहे हैं कि वो पहले कंफर्म करते हैं कि हाँ हम पैसा दे देंगे सेलर को, सेलर बस डॉक्यूमेंट दिखाए, पर कुछ रीज़न की वजह से कंफर्मिंग बैंक ये सोचती है कि अब हम सेलर को पैसा नहीं देंगे। तो जो जितने भी बैंक इन्वॉल्व है उन सबको एक कैंसलेशन लेटर लिखना पड़ेगा, और एक ही बार में उन्हें सारे डिटेल्स उस लेटर में देने पड़ेंगे कि भाई क्यों तुमने एलसी को कैंसिल करवाया है। मुझे एक डिटेल कैंसलेशन रिक्वेस्ट चाहिए, इशूइंग बैंक कहेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एलसी में हम इतना बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कंडीशंस है तो हम क्या करेंगे। आपको कुछ नहीं, एलसी में ऐसा नहीं दिया गया है कि आप वर्ड टू वर्ड जैसे ही एक प्रोफेशनलिज्म की तरह आप सब डील करेंगे। आप ऐसे ही वर्ड यूज़ करिए जो एक रेलेवेंट, जिसमें सेलर को भी समझ आ चुके, कंफर्मिंग बैंक को भी, और नेगोशिएटिंग और एडवाइजिंग बैंक, ये सारों सबको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये प्रिसाइज टर्म और कंडीशंस मांगे गए हैं, सेलर ने पूरे कर दिए हैं, अब हम सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, हम पैसा दे चुके हैं और हमें बाद में पैसा मिल चुका है, ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो चुके हैं। आप जितने प्रिसाइजली एलसी को बनाएंगे उतना ही आपको आसानी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। हम बहुत से ही टॉपिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ एलसीज, जिसमें हम बहुत ही डिटेल्स में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हमने बस बेसिक एलसीज की कुछ डेफिनेशंस और रूल्स डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाएंगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द लाइक बटन और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।